तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन ने फोटोसिंथेसिस यूनिट को शुरू कर रखा है और इस यूनिट के अंतर्गत अपन लाइट रिएक्शन को पढ़ चुके, प्रकाशिक अभिक्रिया को पढ़ चुके। प्रकाशिक अभिक्रिया के बाद में आती है अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में अपने को 3 प्रकार के चक्कर पढ़ने थे। 3 प्रकार के चक्कर में पहला चक्कर C3 चक्कर, जिसको केल्विन बेंसन चक्कर भी कहते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। अभी है अपने C4 चक्कर, H स्लेक चक्कर है, उसको अपन पढ़ेंगे आज। ध्यान से सुनना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी और वीडियो में पहले वाला आपके क्लियर नहीं है या पहले वाले को 3-4 दिन हो गए हैं C3 चक्कर को, तो एक बार C3 चक्कर को भी रीडिंग मार लो। ये वीडियो 2 प्रकार से बनाऊंगा मैं। एक में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा समझाऊंगा। फिर आपके एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है जिसमें C3 और C4 चक्कर का एक कंपैरेटिव दे रखा है, क्वेश्चन टाइप दे रखे हैं, उनको अपन टेबल के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। देखें, शुरुआत करते हैं। C4 साइकिल, C4 चक्कर। सबसे पहले किस वैज्ञानिक का नाम आता है? एक वैज्ञानिक का नाम आता है केप्रिलोव। कब? 1960। कौन सा प्लांट? मक्का में। तथा एक है कोर्टचाक, वह उसके सहयोगी 1965 में गन्ने की पत्तियों में, मक्के की पत्तियों में और गन्ने की पत्तियों में एक अलग प्रकार की संरचना देखी। संरचना देखेंगे अभी कौन सी देखी। सबसे पहले शुरुआत ये, उसके बाद में इसका प्रमाणीकरण, इस संरचना को प्रमाणित किया किसने? हेच एंड स्लेक ने, कि ये इस प्रकार की कोई अलग प्रकार की संरचना होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में C3 प्लांट की तुलना में अलग प्रकार की संरचना होती है। उनका नाम क्या दे दिया? C4 चक्कर। वो संरचना अभी पढ़ेंगे। तो इस C3 चक्कर को प्रमाणित इन्होंने किया था, हेच एंड स्लेक ने। इसलिए इनके आधार पर इस चक्कर को हेच एंड स्लेक साइकिल भी कहते हैं। ठीक है। C4 चक्कर को C4 चक्कर क्यों बोलते हैं? कि C4 चक्कर में जो प्रथम स्थायी उत्पाद है, मैं आपको साथ साथ में पुराने वाले रिवीजन कराऊंगा। C4 चक्कर में जो प्रथम स्थायी उत्पाद है उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। लिख लेना आप, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये क्या है? 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? C4 चक्कर बोलते हैं। जबकि C3 प्लांट में कौन सा था? याद करो, C3 प्लांट में था PGA, 3 कार्बन वाला। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था उसमें, इसलिए उसको C3 चक्कर बोलते थे। यहां पर प्रथम स्थायी उत्पाद है 4 कार्बन वाला, जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यह प्रश्न कई एग्जाम में आया हुआ है कि C4 चक्कर में प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है। ठीक है। उसके बाद में CO2 ग्राई कौन है इस चक्कर में? CO2 ग्राई C4 चक्कर के अंदर होता है आपके पेप, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। जबकि उसमें क्या था? उसमें था RUBP। C3 चक्कर में कौन था? RUBP। उसके बाद में शुरुआती एवं मुख्य एंजाइम, यहां कौन सा है? जिसका नाम है पेप्को, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। जबकि उसमें कौन सा था? रूबिस्को। ये कंपैरेटिव बात होगी। उसमें कौन सा एंजाइम था? रूबिस्को एंजाइम था। ये वाली बात हो गई। उसके बाद में
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है में 2 COOH समूह होते हैं, इसलिए इसे डाई कार्बोक्सिलिक पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, C4 चक्कर को एक C4 चक्कर बोलेंगे। C4 चक्कर इसलिए बोलते हैं कि प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है और उसमें कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए इसको C4 चक्कर बोलते हैं। ठीक है, इसकी मेन खोजकर्ता के आधार पर इस चक्कर को बोलते हैं हैच एंड स्लेक चक्कर भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो ऑक्जेलो एसिटिक बनता है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इस चक्कर का नाम डाई कार्बोक्सिलिक पाथवे या डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी इसको कहा जाता है। इतनी सारी बातें तो ये हो गई। अब बात ये आ रही है कि बार बार में C4 चक्कर आ रहा है, कुछ प्लांट के अंदर अलग स्ट्रक्चर होती है, तो आखिर में C4 प्लांट होते कौन से हैं? बेसिक बात यहां पर ये आती है कि सबसे पहले आप ये जानो कि C4 प्लांट कौन से होते हैं। तो देखो, वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर कुछ अलग प्रकार की होती है। वो अलग प्रकार की स्ट्रक्चर क्या होती है वो देखो इस प्रकार से। अपन ने जब टिश्यू पढ़ा था तो पत्ती की संरचना पढ़ी थी इस प्रकार से। ये मान लो एक लीव्स की काट है, एक पत्ती की काट है इस प्रकार से, ये वाली स्ट्रक्चर डिसेक्शन है पत्ती का। बीच के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, ये वाला जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये जाइलम और जो फ्लोएम है इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ इस प्रकार से माला रूपी संरचना पाई जाती है। इस तरह से एक लाइनें हैं, 2 लाइन इस प्रकार से माला की पाई जाती हैं, जैसे माला होती है ना, माला के मणियां, इस प्रकार से बाहर संरचना पाई जाती है। ठीक है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स का जो नाम है, जो माला रूपी संरचनाएं हैं, इन सेल्स को कहा गया क्या, बंडल शीथ सेल, पुल्लाछद कोशिकाएं। ये कौन है, बंडल के ऊपर शीथ आवरण, बंडल का मतलब ये जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और देखा गया कि आपके ये जो बंडल शीथ था उसके ऊपर जो सेल्स पाई जाती हैं उनका नाम है, इस प्रकार से सेल्स हैं, किसके ऊपर है ये, इन बंडल शीथ के ऊपर इस प्रकार से सेल्स पाई जाती हैं। ये इन सेल्स का नाम है आपके मेसोफिल सेल्स। ये बंडल शीथ जैसी संरचना केवल और केवल C4 प्लांट में पाई जाती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा, इसकी मतलब ये जो है ना, ये बंडल शीथ, इसकी जो भित्ति है ना, ये बंडल शीथ की मोटी भित्ति होती है। ये जो मेसोफिल सेल है यहां पर रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। मैं एक एक चीज को जोड़ूंगा, अभी देखना आप। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी अगर पत्ती की काट देखी जाए तो उस पत्ती की काट में उन्होंने अलग संरचना क्या देखी, ये देखी कि जो आपके बंडल शीथ है, पत्ती के ऊपर अलग संरचना क्या देखी, ये देखी कि जो बंडल शीथ है उस बंडल शीथ के ऊपर आपके एक प्रकार का माड़ा रूपी एक आवरण पाया जाता है, जो कि नॉर्मल प्लांटों में नहीं था, केवल उन्हीं में था जिनको अपन C4 प्लांट बोल रहे हैं, जिनमें 4 कार्बन वाला उत्पाद बनता है। उसी के अंदर क्या संरचना थी कि जाइलम फ्लोएम के ऊपर एक माड़ा रूपी संरचना पाई जाती है और इस माड़ा रूपी संरचना को क्या बोलते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं। अब ये माड़ा जो होती है, माड़ा रूपी संरचना पाई जाती है और जर्मन भाषा में माड़ा को बोलते हैं क्रेंज। तो ऐसे प्लांट जिन्हों की आंतरिक संरचना में इस प्रकार की चीज पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या, क्रेंज एनाटोमी। क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज का मतलब होता है जर्मन भाषा में माड़ा को क्रेंज बोलते हैं। और ये माड़ा कौन सी,
जो कि जाइलम और फ्लोएम के ऊपर बंडल शीत के रूप में पाई जाती है। ये वाली माड़ा, ये काले काले कलर में दिख रही है, ये वाली माड़ा है, इसके कारण इसको बोलते हैं क्रेंज। तो एनाटॉमी का मतलब ये होता है, दो प्रकार की चीजें पढ़ते हैं अपन बॉटनी में। एक तो मॉर्फोलॉजी मतलब शारीरिक संरचना, जैसे जड़ है, पत्ती है, तना है, ये इस प्रकार से बाहरी आकारिकी संरचना जिसको आकारिकी बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और एक काटने के बाद अंदर के टिश्यू पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शारीरिकी या एनाटॉमी। तो कुछ प्लांट ऐसे थे जिनकी पत्ती को काटा गया तो देखा गया कि जाइलम फ्लोएम के ऊपर एक बंडल का सा आवरण है, ऐसे प्लांट को C4 प्लांट कहा गया, ऐसे प्लांट को क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, ऐसा बोला गया। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब ऐसे प्लांट जिनमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, इसमें फिर फोटोसिंथेसिस करने वाली दो कोशिकाएं हो गई। एक तो मिजोफिल कोशिकाएं जो सामान्यतः C3 में मिजोफिल ही होती हैं, बंडल शीत नहीं होती, जबकि इसमें दो हो गई, एक तो मिजोफिल सेल है और एक क्या हो गई, आपके बंडल शीत सेल है। कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं कि C4 जो प्लांट है उसमें जो पत्तियां हैं में 2 टाइप की फोटो सिंथेटिक सेल्स पाई जाती हैं। एक को क्या बोलते हैं, मिजोफिल सेल, और दूसरे को बोलते हैं बंडल शीत सेल। ठीक है, बंडल शीत का मतलब अपन ये क्या लिख सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक या दो माला रूपी स्तर वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। ठीक है, अब जो C4 प्लांट है, उन C4 प्लांट की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, में 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट। पहला, क्योंकि 2 प्रकार की सेल हो गई तो 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, तो पहले क्लोरोप्लास्ट को नाम क्या बोल दिया, ऐसा बोल दिया मिजोफिल के क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा क्या बोल दिया, बंडल शीत के क्लोरोप्लास्ट। क्या अंतर होता है, इसमें पाए जाने वाले, इन सेल्स में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट, इन सेल्स के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट कैसे, छोटे कोमा ग्रेना परजेंट। यहां पर बड़े व ग्रेना एब्सेंट। अब आप देखो कि मिजोफिल है ना, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसके अंदर है ग्रेना परजेंट, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं इसमें क्या होता है, ग्रेना एब्सेंट। तो आप ये बता सकते हो कि लाइट रिएक्शन यहां पर कहां होती है, तो आप ऐसा कह सकते हैं लाइट रिएक्शन जाओगे ना, ग्रेना प्रेजेंट होगा। इसका मतलब अपन यहां लिख सकते हैं कि इसमें होती है क्या, लाइट रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है C4 प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन कहां होती है, किस प्रकार की सेल्स में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोफिल सेल्स में। और C4 चक्र के अंदर आपके डार्क रिएक्शन कहां होती है, मैन, तो क्या बोलोगे आप, बंडल शीत सेल के अंदर। तो यहां क्या लिख दोगे, डार्क रिएक्शन। और ये 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि C4 प्लांट के अंदर क्या पाई जाती है, पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, द्विरूपता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म किस में पाई जाती है, C3 प्लांट, C4 प्लांट और केम प्लांट। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। आपका आंसर होना चाहिए कि C4 प्लांट के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म नामक जो स्थिति है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। ये जो अलग प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। और क्रेंज एनाटॉमी किसने देखी, उन्होंने देखी अभी जो प्रमाणित किया था, तो उन्होंने बताया कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, साइंटिस्ट ने बताया कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी शरीर में अलग प्रकार की संरचना होती है, इस संरचना को क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। और जिन प्लांटों में पाई जाती है उन प्लांट को C4 प्लांट बोलते हैं। C4 प्लांट इसलिए भी बोलते हैं कि उनमें प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, जिसका नाम क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
अब कुछ बात अलग देखो कि C4 प्लांट की आखिर में और क्या विशेषताएं होती हैं। कहां होंगे? शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के प्लांट, ड्राई ट्रॉपिकल एरिया हैं, सूखे जो ट्रॉपिकल एरिया हैं उनके जो प्लांट होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। ये क्या कर सकते हैं? उच्च ताप को सहन कर सकते हैं, क्योंकि इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, सहन कर सकते हैं। एक खास बात है, C4 जो प्लांट होते हैं वो उच्च प्रकाश, अगर तेज लाइट भी होगी ना तो उसके प्रति भी क्रियाशील होंगे, उच्च प्रकाश के प्रति रिएक्शन कर सकते हैं। अत्यधिक CO2 की कमी पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। C3 की तुलना में ठीक है ना मामला, कि अगर तेज तापमान हुआ तो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उच्च प्रकाश हुआ तो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अत्यधिक CO2 की कमी होने पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं अत्यधिक CO2 की कमी पर? क्योंकि जो एंजाइम है इसके अंदर, पेप्को एंजाइम CO2 की कम सांद्रता पर भी एक्टिव होता है, जबकि रुबिस्को नहीं होता। ठीक है, इसलिए CO2 की कम सांद्रता है तो C3 चक्कर है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, लेकिन यहां पर हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं? कम जल वाले स्थान, क्योंकि टेम्परेचर को ज्यादा सहन कर सकते हैं तो पानी तो कम ही होगा, तो कम जल वाले स्थान पर इजीली ग्रो कर सकते हैं, ऐसी खास बात होती है। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन, पढ़ेंगे अपन अलग से टॉपिक, नहीं पाया जाता, और इन प्लांट का जैव भार है अधिक होता है। ये खास बात क्या है C4 प्लांट की? तो फिर आप एग्जाम्पल भी समझो कि C4 प्लांट कौन से होते हैं। मैक्सिमम तो कौन से? मोनोकोट, जैसे बाजरा है, जवार है, मक्का है, गन्ना है। कुल की बात करें तो पोएसी व साइप्रेसी कुल के सदस्य। ठीक है, और दूसरा लिख सकते हैं 300 से अधिक डाइकोट भी। मैक्सिमम मोनोकोट तो है ही है, तो C4 प्लांट होते हैं, 300 से अधिक डाइकोट प्लांट भी होते हैं, जैसे कंपोजिटी, एमेरेंथस, यूफोर्बिया एटसेट्रा। ये जो प्लांट है वो कौन से होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। और C4 प्लांट की ये कुछ क्या होती हैं? खास बात होती हैं, कुछ इस प्रकार की इनकी विशेषताएं होती हैं। अब अपन पढ़ते हैं C4 चक्कर चलता कैसे है। ये तो बेसिक बातें थी, अब C4 चक्कर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। C4 चक्कर को करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? वही जो C3 के लिए चाहिए थी। क्या चाहिए? ATP, जो अपने को लाइट रिएक्शन से प्राप्त हो रहा था। दूसरा क्या? NADPH2, दोनों कहां से प्राप्त? लाइट रिएक्शन से प्राप्त। ATP कितने चाहिए? 30 ATP चाहिए। ATP कितने चाहिए? 30 ATP चाहिए, जो कि C3 चक्कर में कितने थे? 18 थे। NADPH कितने चाहिए? 12 NADPH2 की मात्रा चाहिए।
ठीक है, 12 किस में थे आपके, उसमें थे C3 चक्कर में, और 12 इसके अंदर है, लेकिन एटीपी की मात्रा यहां पर 12 ज्यादा, मतलब उसमें 18 थे, इसमें क्या है 30 है। क्या चाहिए अपने को इस काम के लिए, CO2, जो कहां से मिलेगा, वातावरण से। और CO2 के लिए शुरू शुरू में जो एंजाइम है वो काम आएगा, एंजाइम कौन सा, पेप्को एंजाइम। और CO2 को ग्रहण करने के लिए जो प्रथम ग्राही है उसका नाम क्या है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो ये है ग्राही, प्रथम ग्राही। इन सब चीजों की अपने को आवश्यकता पड़ती है। अब इसको देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा। ये जैसे मान लो कि सेल बना रहा हूं मैं, दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। ये जो सेल है ये मान लो आपके मीजोफिल सेल है, ये जो है आपके मीजोफिल सेल्स है प्लांट में पाई जाने वाली। और थोड़ा सा अलग करके अपन ये बना देते हैं, यहां पर ये है मान लो क्या, बंडल शीथ सेल। ये कौन सी है, मीजोफिल सेल। ये कौन सी, बंडल शीथ। इसके अंदर क्या एब्सेंट था, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना एब्सेंट, इसलिए डार्क रिएक्शन यहां हो। इसके अंदर क्या है आपके, ग्रेना प्रेजेंट। अब बाहर की साइड में कौन है सबसे पहले, वेस्कुलर बंडल के आगे जस्ट आगे कौन सी, बंडल शीथ, और बंडल शीथ के बाहर की साइड में मीजोफिल सेल है। तो सबसे पहले CO2 को ग्रहण कौन करेगा, मीजोफिल सेल ग्रहण करेगी। लेकिन वो क्या है कि ये जो आपके बंडल शीथ है ये ग्रहण क्यों नहीं कर सकती, कि बंडल शीथ का जो आवरण है मोटी भित्ति वाला है, इसलिए इसमें CO2 डायरेक्ट नहीं जा सकती। तो CO2 को देगा कौन, ये सबसे पहले लेगा और इसको देगा काम। इसमें भी, इसमें एक बात और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि CO2 का अपचयन, CO2 का अपचयन केल्विन साइकिल के द्वारा ही होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CO2 का अपचयन C4 चक्कर में किसके द्वारा होता है, तो होगा केल्विन साइकिल के द्वारा ही होगा। देखो आप इसको समझो, सबसे पहले वातावरण के अंदर CO2 है, वो प्रवेश करती है। ये CO2 अंदर आ गई किसके, मीजोफिल सेल के। ये मीजोफिल सेल के अंदर CO2 वातावरण से आ गई, कौन ग्रहण करेगा इसको, पेप। ये पेप है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, लिख लेना इसको। इसने इसको ग्रहण किया और एक एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम है पेप्को, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज के रूप में प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला बना, उसका नाम क्या रखा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये पहली रिएक्शन हुई। तो C4 चक्कर के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर सबसे पहले CO2 आती है, जिसको पेप ग्रहण करता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट ग्रहण करता है। फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। एक CO2 के अंदर है कार्बन, 3 और 1 मिलकर क्या हो गए, 4। 4 का मतलब पेप्को एंजाइम क्या कन्वर्ट करवा देगा, 4 कार्बन वाला बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इस के बाद में यहां पर क्या काम आएंगे, यहां पर काम आएंगे आपके NADPH2, और जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एंजाइम का नाम होगा, यहां पर एक होगा एंजाइम जिसका नाम होगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर का नाम होगा, जो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज दे रखा ना, तो बनेगा कौन सा, मेलेट। अब मेलेट एक ऐसा कंपाउंड है जो इजीली किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, इजीली किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो ये जैसे मान लो कि इस प्रकार से सेल है, 2 प्रकार की जो सेल होगी ना, ये इस प्रकार का आवरण है, तो इसको इजीली क्रॉस कर जाएगा कौन, मेलेट क्रॉस कर जाएगा। और कहां प्रवेश कर गया, बंडल शीथ के अंदर आ गया। ये बंडल शीथ मेलेट बंडल शीथ के अंदर आ गया। मेलेट में कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन। यहां कितने, 4 कार्बन। यहां कितने, 4 कार्बन। ये 3 कार्बन है। ठीक है, ये मेलेट 4 कार्बन वाला यहां पर आ गया। अब देखो यहां पर क्या होगा,
एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है मेलिक एंजाइम, और यहां पर NADP किस में कन्वर्ट होगा, NADPH2 में, और यहां पर है बन जाएगा पायरुवेट। ये पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन का होता है। तो मेलिक एंजाइम की वजह से जब 4 कार्बन वाला 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया तो 1 कार्बन फ्री हो गया, और वो 1 कार्बन का मतलब क्या निकल गया, यहां से CO2 निकल गया। अब मतलब CO2 जो इसकी मोटी भित्ति थी इसमें डायरेक्ट नहीं आ पाता था बंडल शीट में, अब इसको क्या मिल गया, CO2 मिल गया, और CO2 मिलते ही अब क्या हो जाएगा, अब चलेगा आपका C3 चक्कर यहां पर, और वो जो आपने पूरा C3 चक्कर पढ़ा है ना वो यहां पर पूरा कंप्लीट होगा, और उसके तहत जो C3 अपन ने पढ़ा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, और उसके तहत ग्लूकोज का निर्माण होगा। वो रुबिस्को एंजाइम और वो सारा का सारा जो पाथ अपन ने C3 चक्कर पढ़ा था ना वो सारा का सारा यहां पर कंप्लीट होगा। हालांकि रिडक्शन यहीं से होगा CO2 का अपचयन यहीं पर होगा, ठीक है, और इससे ग्लूकोज का निर्माण यही होगा। परंतु बंडल शीट डायरेक्ट क्या कर सकती है, CO2 को नहीं ले सकती, इसलिए क्या करती है, मेसोफिल के जरिए CO2 को अंदर ग्रहण किया जाएगा। अब ये जो पायरुवेट है वो भी इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और यहां पर बनेगा पायरुवेट, और ये पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कन्वर्ट होने के दौरान देखो ATP, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहां पर ATP किस में कन्वर्ट होता है, AMP में। सामान्यतः अपन क्या देखते हैं कि ATP टूटता है तो किस में कन्वर्ट होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जबकि यहां पर क्या है 2 कंपाउंड नीचे जा रहा है तो ATP टूट के किस में कन्वर्ट हो रहा है, AMP में, तब जाकर ये पैप बनता है। एक बार तो चलो टूट गया, लेकिन दोबारा इस प्रक्रिया के लिए इसको वापस AMP को इस किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ATP में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसके कारण से इस AMP को ATP में वापस कन्वर्ट होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, 12 ATP की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है, 12 ATP की आवश्यकता पड़ती है। और बाकी तो C3 चक्कर के देखो कितने, 12 और 18 C3 चक्कर में हो गए कंप्लीट, 12 और 18 C3 में हो गए। ये जो 12 ATP है ना, इसमें 18 तो पहले लग रहे थे C3 में, इसमें ये 12 जोड़ दो, इसीलिए C4 चक्कर में 12 ATP एक्स्ट्रा लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि यहां पर ATP AMP में कन्वर्ट हो जाता है, AMP को वापस ATP में कन्वर्ट करने के लिए 12 ATP 12 एनर्जी की क्या है, आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर यहां पर 12 + 18 30 ATP की कुल जरूरत पड़ेगी इस चक्कर के अंदर। यही क्या है, यही आपके है C4 चक्कर। फिर देख लो 2 प्रकार की सेल होती है C4 चक्कर में, मेसोफिल सेल है, बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ का आवरण मोटा होता है इसलिए वो CO2 ग्रहण नहीं कर सकता। CO2 ग्रहण करेगा कौन सा, मेसोफिल सेल है। जैसे मेसोफिल सेल ग्रहण करेगी, प्रथम ग्राही आएगा पेप को एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सिलो एसिटिक किस में कन्वर्ट होगा, मेलेट में, मेलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेट पार कर जाएगा भित्ति को, मेलेट पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण से CO2 निकलेगी, वो CO2 है C3 चक्कर में चली जाएगी, और कैल्विन बेंसन चक्कर यहां पर कंप्लीट होगा। और इस कैल्विन बेंसन चक्कर के कारण से यहां पर क्या बनेगा, आपके C6H12O6 ग्लूकोज का यहां पर प्रोडक्शन हो जाएगा, और पायरुवेट वापस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और फिर से पेप में बढ़ेगा। जब पेप में बढ़ेगा तो ATP AMP में कन्वर्ट होगा, और ये MP दोबारा ATP में कन्वर्ट होने के लिए 12 ATP एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए आपके C4 चक्कर में 30 ATP की आवश्यकता पड़ती है। ये पूरा C4 चक्कर है। अब एक अपन चार्ट के माध्यम से जो आपके NCERT में दे रखा है C3 और C4 में कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, उसको जस्ट अभी देखिए आप। ये C3 और C4 प्लांट के अंदर कंपैरिजन है। देखना क्वेश्चन पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, लक्षण दे रखे हैं, और यहाँ पर फिर वो C3 प्लांट में और C4 प्लांट में क्या फिट बैठता है, इनमें से सिलेक्ट करना है अपने को। देखना पहला क्या कैरेक्टर है, सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस। ऐसी कौन सी कोशिका जिसके अंदर कैल्विन चक्कर, कैल्विन साइकिल संपन्न होती है। आपको पता है C4 प्लांट में कौन सी होती है, मेसोफिल सेल ही होगी, जिसके अंदर क्या है, कैल्विन साइकिल संपन्न होगी, क्योंकि बंडल शीथ सेल तो उनमें होती ही नहीं है। और C4 प्लांट है उसके अंदर अभी जस्ट आपने देखा कि किस में होती है, बंडल शीथ सेल के अंदर क्या है, आपके कैल्विन चक्कर या C3 चक्कर पूरा होता है। मतलब C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट, दोनों के अंदर ही C3 चक्कर तो पाया ही जाएगा, परंतु C3 चक्कर C3 प्लांट में तो मेसोफिल सेल में होगा, और C3 चक्कर C4 प्लांट के अंदर बंडल शीथ में होगा। क्लियर है। दूसरा प्रश्न,
सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर, प्रारंभिक जो कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? तो आपको पता ही है C3 प्लांट में तो मीजोफिल सेल में ही होती है, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया। और C4 प्लांट है उसमें कहाँ होती है? बंडल शीथ में, ठीक है। C3 चक्कर जब वहां चलेगा तो उसके अंदर बंडल शीथ के अंदर कंप्लीट हो गई। चलो, हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, एक पत्ती में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है जो CO2 का क्या करती हैं? फिक्स करती हैं CO2 को। तो यहां पर क्या है? केवल एक ही सेल है, कौन सी? मीजोफिल। और यहां पर CO2 ग्रहण कौन सी करती है? मीजोफिल सेल भी करती है और बंडल शीथ भी करती हैं। तो यहां पर कितने हैं? 2 प्रकार की सेल हो गई। ये वाला आंसर आ जाएगा इसमें और ये वाला आ जाएगा इधर। विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, CO2 को ग्रहण करने वाला प्राथमिक ग्राही कौन सा है? आपको पता ही है यहां पर कौन सा है, यहां पर है आपके RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट ग्रहण करता है। और यहां पर कौन ग्रहण करता है? यहां पर ग्रहण करता है PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्लियर बात है? तो C3 में आ जाएगा ये और C4 में आ जाएगा ये वाला। जो ग्रहण करता है CO2 ग्राही है उसमें कार्बन कितने होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो प्राथमिक ग्राही है उसमें कार्बन कितने होते हैं? आपको पता ही RUBP में कार्बन कितने होते हैं? 5 होते हैं, तभी एक CO2 मिलकर 2 आपके PGA का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर क्या है? PEP के अंदर कार्बन कितने होते हैं? PEP के अंदर कार्बन इतने होते हैं, 3 होते हैं, तब एक CO2 के साथ मिलकर 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं। विच द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, पहला प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है? आपको पता है यहां पर बनता है PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहां पर बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इन्हीं के आधार पर इनका नाम C3 प्लांट और C4 प्लांट है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो ये प्रथम स्थायी उत्पाद बनाना उसमें कार्बन कितने होते हैं? तो PGA के अंदर कार्बन होते हैं 3 और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये इतना आपने चार्ट भरा, इसको आप अपनी टेबल पे इतने पोर्शन को उतारने की जरूरत नहीं है, इस वाले को उतारने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉपी में ये टॉपिक, ये करेक्टर उतारना और उसके साथ में C3 प्लांट और C4 प्लांट का कंपैरिजन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, अगला है डज द प्लांट हैव रूबिस्को, क्या इन पौधों में रूबिस्को एंजाइम होता है? बिल्कुल, दोनों में होता है जी। इसमें मीजोफिल सेल के अंदर है और इसके अंदर क्या? बंडल शीथ सेल के अंदर है। डज द प्लांट हैव पेपकेज, पेपकेज एंजाइम है? नहीं, यहां पर पेपकेज का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर पेपकेज प्रेजेंट है। विच सेल द प्लांट हैव रूबिस्को, पौधे में किन कोशिकाओं में रूबिस्को पाया जाता है? किस सेल के अंदर रूबिस्को पाया जाता है? यहां पर तो क्या है? मीजोफिल सेल के अंदर ही है, जबकि यहां पर किस में पाया जाता है? यहां पर बंडल शीथ के अंदर पाया जाता है। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट, ज्यादा प्रकाश की अधिक तीव्रता के अंदर CO2 के दर है वो क्या हो जाती है? इसमें तो लो हो जाती है। ज्यादा प्रकाश आ गया तो C3 प्लांट में जो फिक्सेशन की दर है वो कम हो जाती है, जबकि इसमें हाई हो जाती है। अभी बताया था आपको कि उच्च जो लाइट के प्रति क्रियाशील होते हैं। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन लो टेम्परेचर या लो लाइट इंटेंसिटीज, लो लाइट इंटेंसिटी मतलब निम्न प्रकाश की तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है क्या? यहां भी नगण्य और यहां भी नगण्य, नेग्लिजिबल आएगा दोनों में। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन हाई लाइट इंटेंसिटीज, अगर लाइट हाई होगी तो यहां पर फोटो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? हाई होगा, लेकिन यहां पर तो नेग्लिजिबल होगा। फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन, CO2 की कम कंसंट्रेशन के ऊपर, वही है हाई। फोटो रेस्पिरेशन का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, फोटो रेस्पिरेशन जैसी प्रक्रिया यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर नेग्लिजिबल आएगा। फोटो रेस्पिरेशन इनमें कहीं है ही नहीं, ठीक है। आगे वेदर फोटो रेस्पिरेशन, फिर फोटो रेस्पिरेशन की बात आ गई तो यहाँ पर हाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाएगा। टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना? तो आपके ट्रॉपिकल वाले एरिया हैं तो यहाँ का 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पर क्या है? 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर।